जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब। मोहतरम स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मोशन ऑफ थैंक्स जो गवर्नर साहिबा ने इस ऐवान में बयान किया उसके ऊपर, लेकिन ये भी ज़रूर कहूँगा कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ तो हम ऐसे हालात से दो चार हैं जहाँ पर एक मखसूस सोच, फिक्र और आइडियोलॉजी रखने वाले लोग सारे मुल्क पर अपनी सोच, अपनी फिक्र, अपनी आइडियोलॉजी को मुसल्लत करना चाहते हैं। मुल्क किसी की सोच, किसी की फिक्र या आइडियोलॉजी पर नहीं चलता। मुल्क अपने बनाए हुए दस्तूर पर चलता है और जो भी उनकी मखसूस सोच और फिक्र या उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको या तो एंटी नेशनल कहा जाता है या देश का गद्दार कहा जाता है, या फिर उनको यह भी कहा जाता है कि गोली मारो इनको। तो ऐसे इन हालात में मैं यहां पर खड़ा हूं और इन हालात की परवाह किए बगैर अपनी दस्तूर की हिफाजत के लिए और अपने हक की आवाज को बुलंद करने के लिए यहां खड़ा हूं, तो यह भी जरूर बताऊं कि मैं इन अनासिर से खाइफ नहीं, खौफजदा नहीं, न डरा हुआ हूं, क्योंकि मेरा दस्तूर मुझे वो हिम्मत देता है, वो ताकत देता है कि मैं अपने हक की लड़ाई लड़ सकूं। और जब मैं ये बात कहता हूं तो इसके साथ ही साथ ये भी जरूर कहूंगा कि आज जो हालात हैं, नफरत के बयानात के जरिए इस मुल्क को मजहब के बुनियाद पर बांटने की कोशिश भी की जा रही है, तो फिर नफरत अंगेज तकारीर के जरिए अवाम को मुश्तइल भी किया जा रहा है। और न सिर्फ उनको मुश्तइल किया जा रहा है बल्कि नफरत अंगेज बयानात के जरिए फिसादात को बर्पा किया जा रहा है और इन फिसादात के जरिए मासूम लोग न सिर्फ अपनी जान को खो रहे हैं बल्कि अपने माल को, अपने कारोबार को, अपने घर को भी खाक की ढेर में तब्दील होता हुआ देख रहे हैं। मेरी मुराद दिल्ली के उन फिसादात पर है कि किस तरीके से मासूमों की जान गई, मासूमों की इज्जत गई। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हालात और माहौल ऐसे पैदा हो चुके हैं कि हमको और सारी सेक्युलर सोच और फिक्र रखने वाले लोगों को, जमातों को, शख्सियतों को एक साथ आकर, मिलकर हमको न सिर्फ इन हालात का मुकाबला करना है बल्कि हमको अपने दस्तूर को बचाना है और दस्तूर पे हमला करने वाले इन लोगों के अज़ाइम को खत्म करना होगा। और मैं ये भी जरूर कहूंगा कि आज मुल्क को इन मसाइल की तरफ धकेल दिया गया और मुल्क के हकीकी मसाइल से दूर कर दिया गया। मेरी मुराद और मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला और हमारी रियासत में भी
اگر سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ بے روزگاری کا ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے تو بھوک کا ہے، پیاس کا ہے، بے گھر ہیں لوگ، سروں پر چھت نہیں ہے، ڈگریاں ہاتھ میں ہیں، نوکریاں نہیں ہیں۔ آج ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، اکانومی ختم ہوتے جا رہی ہے، جی ڈی پی گرتا جا رہا ہے، لیکن آج ملک کے حکمرانوں کو ملک کی تباہ ہوتی ہوئی معیشت کی فکر نہیں، گرتے ہوئے جی ڈی پی کی فکر نہیں، ہاتھوں میں ڈگریاں لے کر نوکریوں کو ڈھونڈتے پھرنے والے نوجوانوں کی فکر نہیں۔ ان کو صرف اس ملک کو سی اے اے کے نام پر یا این پی آر یا این آر سی کے نام پر ملک کو بانٹنے میں لگے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج سی اے اے کے قانون کو اس طریقے سے پیش کیا گیا کہ یہ قانون کے خلاف مسلمان ہے، یا این پی آر کا قانون کو ایسے پیش کیا گیا کہ یہ اینٹی مسلم ہے یا مسلمان اس کے خلاف ہے۔ لیکن میں یہ بات واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، سی اے اے ہو، این پی آر ہو یا این آر سی ہو، یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، یہ سارے ہندوستان کی عوام کا مسئلہ ہے، غریبوں کا مسئلہ ہے، ان پڑھ لوگوں کا مسئلہ ہے، بے گھر لوگوں کا مسئلہ ہے، اور وہ لوگ جن کے پاس جہالت ہے، جن کے پاس تعلیم نہیں، ان کا مسئلہ ہے۔ یہ صرف مسلمان کا مسئلہ نہیں۔ لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور کہوں گا کہ گورنر کے ایڈریس میں سی اے اے ہو، این پی آر ہو یا این آر سی ہو، اس کے لیے ایک سطر جگہ بھی نہیں ملی۔ لیکن اگر میں اس بات پہ اپنے شدید جذبات کا اور احتجاج کا اظہار کرتا ہوں تو یہ بھی میرا اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ میں چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایوان پارلیمنٹ میں آپ نے سی اے اے کی پرزور مخالفت کی، اور میں اس بات پر بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کل کی ہوئی بی اے سی میں چیف منسٹر صاحب نے مجلس اتحاد المسلمین کے مطالبے پر کہ سی اے اے، این پی آر اور این آر سی پر بحث ہونی چاہیے، تو چیف منسٹر صاحب نے اسپیکر صاحب آپ کی موجودگی میں یہ کہا کہ ہاں حکومت تیار ہے، یہ ایک حساس مسئلہ ہے اور ایک برننگ ایشو ہے، ایوان ضرور اس پر نہ صرف بحث و مباحثہ کرے گی بلکہ قرارداد پیش کرے گی، نہ صرف قرارداد پیش کرے گی بلکہ تلنگانہ اسمبلی کے ذریعے سارے ہندوستان کو ایک مضبوط پیغام دے گی اور بتائے گی کہ کیوں یہ قانون غلط ہے۔ اس کے لیے میں چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس قانون، سیاہ قانون پر بحث کے لیے رضامندی کا اظہار کیا۔ لیکن یہ بات میں آج آن ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ مسلمان سی اے اے کے خلاف ہے، لیکن اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ہندوؤں کو یا سکھ کو یا عیسائیوں کو یا پارسیوں کو جو پاکستان، بنگلہ دیش یا افغانستان سے آتے ہیں ان کو شہریت دینے پر ہم کو اعتراض ہے۔ نہیں، ہم کو قطعی اعتراض نہیں ہے۔ آپ صرف ان 3 ممالک کے ہی ہندوؤں کو اور دوسرے مذہب کے تعلق رکھنے والوں کو کیوں اس ملک کا شہری بنانا چاہتے ہیں؟ آپ ساری دنیا کے ہندوؤں کو ہندوستان کی شہریت دیجیے، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہی سے تو مسلمان کہوں گا، ہمارا اعتراض اس بات پر ہے کہ یہ قانون میں جو باتیں ہیں وہ دستور کے خلاف ہیں۔ ہمارا اعتراض اس بات پر ہے کہ جو بھی قانون بنتا ہے اس قانون میں ایک سنسیٹ کلاز ہونا چاہیے۔ سنسیٹ کلاز کا مطلب یہ کہ قانون کو بند کرنا چاہیے۔ اس قانون میں کہا گیا کہ 2014 سے پہلے آنے والے بنگلہ دیش، پاکستان اور افغانستان سے آنے والے وہاں کے مائنورٹیز کو ہندوستان کی شہریت دی جائے گی۔ ضرور دیجیے، ہم کو اعتراض نہیں، قطعی اعتراض نہیں۔ اعتراض اس بات پر ہے
کہ آپ اس کو کلوجر کیوں نہیں دیے اس میں. آپ یہ کہیے کہ 2014 سے آنے والوں کے لیے ہم 2-3 مہینے کا اعلان کرتے ہیں کہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کے، وہ آ کر منسٹری آف ہوم افیئرز یا ڈسٹرکٹ کلیکٹریٹس پہ جہاں رہتے ہیں وہاں پہ اپلائی کریں، دے دیں. اس کے بعد اس کی اسکروٹننگ ہوگی اور اسکروٹننگ کے بعد ان سب کو شہریت دے دی جائے گی. کلوجر نہیں ہے اس میں. 2014 سے آنے والے کب تک؟ کیا 2020، 2024، 2028 تک بھی کیا وہ اپلائی کرتے رہیں گے، شہریت لیتے رہیں گے؟ یہ اعتراض ہے، اس میں کلوجر نہیں. اور پھر سی اے اے کو ہم سمجھتے ہیں، ہمارا ڈاؤٹ ہوگا یا ہم غلط ہوں گے. ہمارا یہ ہے کہ یہ سی اے اے کو کھلا رکھ کر. اکبر صاحب ایک منٹ، کل بی ایس سی میں ڈسکشن کر رہے ہیں، اس کا سبجیکٹ الگ ہے. اب یہ تھینکس آن موشن آف ایڈریس بائی گورنر، اسی پہ آ رہا ہوں صاحب. ڈسٹرکٹ سبجیکٹ رائٹ صاحب. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ سی اے اے کے تعلق سے اور این پی آر اور این آر سی کے تعلق سے بھی میں کہوں گا ضرور اس واسطے کہ یہ ایک بہت ہی سنگین مسئلہ ہے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا صاحب اس میں، لیکن مختصراً ضرور بیان کرنا یہ میرا فرض سمجھتا ہوں، یہ میری ذمہ داری سمجھتا ہوں. مختصراً بیان کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا صاحب. میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج این پی آر بھی آ رہا ہے. این پی آر ہو، این پی آر سے اختلاف یا اعتراض اس بات پر ہے کہ اس میں کئی ایسے چیزیں ہیں. نیکسٹ سبجیکٹ لیں گے آپ؟ لیتا ہوں صاحب، میں ختم کر 5 منٹ بول کے ختم کرتا ہوں صاحب. مجھے اجازت دیجئے صاحب، اس واسطے یہ اہم اور ضروری ہے کہ میں ضرور میں اس پہ مختصراً بیان کروں گا اور برابر اس آگے بڑھوں گا صاحب. اس میں سبجیکٹ لیجئے. اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں صاحب کہ آج ملک کی توجہ حقیقی مسائل پر سے ہٹا دی جا رہی ہے. ملک کو آج جو مسائل درپیش ہیں اس پر ہم توجہ نہیں دی جا رہی ہے صاحب. اور میں یہ بھی بات ضرور کہوں گا کہ این پی آر ہو یا این آر سی ہو، اس پر چیف منسٹر صاحب نے بحث کے لیے کہا ہے. ہم ضرور بعد میں چرچا کریں گے اس کے اوپر. سبجیکٹ الگ ہے نا، اب سبجیکٹ پہ آئیے. میں سبجیکٹ پر ہی چھوں صاحب. یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے صاحب. یہ سبجیکٹ کا چرچا الگ ہے. اب گورنر ایڈریس پہ بات کریے. جی صاحب بول رہا ہوں، گورنر ایڈریس پہ بول رہا ہوں صاحب. وہی تو اس پہ بات کریے صاحب. میں یہ ضرور اور یہ بھی کہوں گا کہ آج یہ گورنر ایڈریس میں جو باتیں کی گئی ہیں ان پر تبصرے پر جاتے ہوئے میں یہ بات ضرور یاد دلانا چاہوں گا کہ جب ڈی مانیٹائزیشن ہوا تو ہماری پارٹی، ہماری جماعت نے اس ایوان میں ڈی مانیٹائزیشن کی مخالفت کی. جی ایس ٹی جب آیا اس وقت بھی ہم نے مخالفت کی. پلاننگ کمیشن کے تعلق سے بھی ہم نے ساری باتیں سامنے رکھی اور بتایا کہ کس طریقے سے ریاست کا نقصان ہوگا. لیکن اس وقت ہم کو ایک مخالف کی نظر سے دیکھا گیا. لیکن آج اگر ہم دیکھتے ہیں جو بھی ہماری معاشی صورتحال ہے ریاست کی، اس کی وجہ اور اس کی ذمہ داری کن پر جاتی ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں، تو اس کی اسباب یہی ہیں کہ ڈی مانیٹائزیشن نے نہ صرف اس ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کیا بلکہ ڈی مانیٹائزیشن نے ہماری ریاست کی اکانومی کو، ہمارے جی ڈی پی کو بھی تباہ و برباد کیا. جی ایس ٹی لایا گیا اور جی ایس ٹی کے بعد بھی آج کیا ہے؟ جی ایس ٹی کا شیئر آج ریاستوں کو نہیں دیا جاتا. جی ایس ٹی جو کچھ بھی ہے آج نہیں دیا گیا. اور پھر آج అధ్యక్ష అక్బరుద్దీన్ గారికి మీరే చెప్పినారు
దాని గురించి సెపరేట్ రెజల్యూషన్ ఉంది, మాట్లాడదామని చెప్పినారు. రాజాసింగ్ గారు కూడా నేను చెప్తా ఉన్నాను, జిఎస్టీ డబ్బులు, ఐజిఎస్టీ డబ్బులు రెండు ప్రభుత్వాలు కలిసి నిర్వహిస్తున్నటువంటి ట్యాక్స్, దాని పరిమితుల్ని అక్బరుద్దీన్ గారు చెప్తున్నది 100% వాస్తవం, కరెక్ట్ అది. ఎందుకంటే జిఎస్టీ డబ్బులు మనకు వస్తలేవు. డెఫినెట్లీ మన రాష్ట్రానికి రావాల్సిన హక్కు రానప్పుడు శాసనసభలో ఉండి అందరూ మాట్లాడచ్చు, మీరు కూడా దాని మీద మాట్లాడచ్చు. లెక్కలు కూడా ఉన్నాయి, వివరాలు కూడా ఉన్నాయి, మీరు తొందరపాల్సిన అవసరం లేదు. అక్బరుద్దీన్ గారు ఓన్లీ సిఏఏ మీద ఎన్పిఆర్ మీద మాట్లాడుతున్నప్పుడు స్పీకర్ గారే చెప్పినారు, వారి సబ్జెక్టులోకి వచ్చినారు ఆల్రెడీ. కాబట్టి దయచేసి ఘర్షణ వాతావరణం లేకుండా, ఇది ఇంకో విషయం కూడా ఇక్కడ అందరూ గమనించాలి అధ్యక్ష. ఈ ఎన్పిఆర్ విషయంలో, సిఏఏ విషయంలో కావచ్చు, జిఎస్టీ విషయంలో కావచ్చు, డెఫినెట్గా ఏ పార్టీకి ఉండే ఆ పార్టీకి అభిప్రాయాలు స్పష్టంగా ఉంటాయి. అవి కుండ బద్దలు కొట్టినట్టే చెప్తారు, ఎవరు ముసుగులో గుద్దులాట్లు ఉండవు. ఇక్కడ పార్టీల పాలసీని స్పష్టంగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. దాన్ని అనుసరించుకొనే మేము ఏం చేసినామంటే పార్లమెంట్లో దాన్ని మేము అపోజ్ చేసినాం. అంతేకాకుండా డెఫినెట్గా ఆ విషయం మన రాష్ట్ర శాసనసభలో చర్చ జరగాలి. ఒక శాసనసభ కాదు అధ్యక్ష, ఇలా 5-6 శాసనసభలు పాస్ చేసినాయి దేశంలో. సరే, కేంద్ర ప్రభుత్వం వారు అంగీకరించారా అది వేరే విషయం. కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంగా, రాష్ట్ర శాసనసభగా దేశాన్ని ఇలా కుదిపేస్తున్నటువంటి ఒక అంశం, దేశ రాజధానిలోనే 40-50 మంది చచ్చిపోయినటువంటి అంశం అధ్యక్ష, చిన్న విషయం కాదు. కాబట్టి దాని చర్చ జరగాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. మన రాష్ట్ర ప్రజల యొక్క మనోభావాలు, మన రాష్ట్రంలో ప్రజలు ఆలోచించే విధానాలు కూడా కేంద్రానికి తెలియజేసే అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి నేనేమంటున్నాను, రాజాసింగ్ గారు కావచ్చు, ఇంకోరు కావచ్చు, తప్పకుండా ప్రజాస్వామ్యంలో భిన్నమైన అభిప్రాయాలు ఉంటాయండి. ఇదే సిఏఏ విషయంలో భారతీయ జనతా పార్టీ వాళ్ళకు ఒక అభిప్రాయం ఉండవచ్చు, కమ్యూనిస్ట్ వాళ్ళకి ఇంకో అభిప్రాయం ఉండవచ్చు, మా టీఆర్ఎస్కి ఇంకో అభిప్రాయం ఉండవచ్చు, మజ్లిస్ పార్టీ వారికి ఇంకో అభిప్రాయం ఉండవచ్చు, కాంగ్రెస్ వారికి ఇంకో అభిప్రాయం ఉండవచ్చు. భిన్న అభిప్రాయాలు ఉండేదే ప్రజాస్వామ్యం. ఎవరం చెప్పేదైనా సరే ఓపిక అందరం విందాం. ఫైనల్గా గౌరవ సభ తీర్మానం ఆమోదించి పంపించేటప్పుడు అందరం కూడా చర్చ పెడదాం. నేను కోరుతున్నది ఏంటంటే అధ్యక్ష, దీని విషయంలో చాలా అపోహల్ని, చాలా అనుమానాలని, దీనిలో ఆల్రెడీ టెన్షన్ ఉంది దేశంలో. అక్బరుద్దీన్ గారికి కూడా నా మనవి, లెట్ అస్ నాట్ క్రియేట్ ఫర్దర్ టెన్షన్. ఇది ఒక రోజుతో అయిపోయేది కాదు. డెఫినెట్లీ దేశంలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్నటువంటి చర్చ చాలా పెద్ద చర్చ, ఇది మామూలు చర్చ కాదు. ఎంటైర్ నేషనల్ ఫ్యాబ్రిక్ గురించి, మన నేషనల్ సోషల్ ఫ్యాబ్రిక్ గురించి చాలా సాకల్యంగా చర్చ జరుగుతున్న విషయం, చాలా ముఖ్యమైన అంశం, చిల్లర విషయం కాదు. ఇది తూకిత్తా మైకిత్తా అనే అంశం కాదు అధ్యక్ష. చాలా మన దేశ భవిష్యత్తు, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మన దేశానికి సంబంధించిన మంచి చెడ్డలు, భవిష్యత్తు పరిణామాలు, మనమే కాదు అధ్యక్ష, మన తర్వాత ఉండేటువంటి జనరేషన్స్ మీద పడే ఇంప్లికేషన్స్, అవన్నీ కూడా చర్చ జరగాలి. కాబట్టి రాజాసింగ్ గారు కూడా దయచేసి యాంపుల్ అవకాశం ఇవ్వండి. తమరు ఎవరు వద్దంటలేరు, ఇక్కడ అందరి అభిప్రాయాలు చెప్పాల్సిందే. 100% నేను కోరుతున్నది ఏంటంటే అధ్యక్ష, ఒక అతి ముఖ్యమైనటువంటి చర్చ కాబట్టి, అతి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం కాబట్టి డెఫినెట్గా తమరు అనుమతిస్తామని తమరు నిన్ననే బీఎస్సీలో కూడా చెప్పినారు. తమరు ఆజ్ఞ ప్రకారంగా గంట కాదు, 2 గంటలు కాదు, 3 గంటలు చర్చిద్దాం అధ్యక్ష. సాకల్యంగా అందరి అభిప్రాయాలు కూడా విందాం. కాబట్టి ఆల్ మెంబర్స్ దానికి యాంపుల్ స్కోప్ ఉంది, తమరి సమయం కూడా కేటాయిస్తామన్నారు. ఒక సగం దినం కావాలంటే డెడికేటెడ్గా దానికే కేటాయించి అన్ని పార్టీలు, అందరు సభ్యులు పాల్గొనే ఆసక్తి ఉన్నటువంటి అందరు సభ్యులు కూడా తమరు అవకాశం కల్పించండి. ఫైనల్గా సభ యొక్క వ్యూను కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని మనం తెలియజేద్దాం. కాబట్టి రాజాసింగ్ గారు కానీ, అక్బరుద్దీన్ గారు కానీ, ఇద్దరు కూడా నా మనవి, తమరు దయచేసి ఈ సబ్జెక్ట్ పక్కన పెట్టి, మనకి ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ అలాట్ చేసుకున్నాం. వీఆర్ దేర్ టు డిస్కస్ అండ్ వీఆర్ దేర్ టు ఎక్స్ప్రెస్ అవర్ వ్యూ వెరీ క్లియర్లీ. మేము ఆల్రెడీ క్యాబినెట్లో రిజల్యూషన్ పాస్ చేసినాం, శాసనసభలో కూడా చేస్తామని చెప్పినాం, వీఆర్ రెడీ. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ విషయాన్ని వివాదాస్పదం చేయకుండా మన రాష్ట్రానికి సంబంధించిన విషయాల మీద పోతే రాజాసింగ్ గారికి నేను చెప్పేది ఏంటంటే, అక్బరుద్దీన్ గారు, ఓవైసీ గారు మాట్లాడింది జిఎస్టీ డబ్బులు వస్తలేవండి, అది ఫ్యాక్ట్. అది మా పార్లమెంట్ సభ్యులే పోయి లోక్సభలో గలాట చేసినారు, ఆర్థిక మంత్రి గారిని కలిసినారు, పెద్ద గోల చేసిన తర్వాత మనకు 1000 కోట్లు వచ్చినాయి అధ్యక్ష, మళ్ళీ ఇంకా రావాల్సింది, ఇంకా కూడా బకాయిలని, అది కేంద్ర ప్రభుత్వమే చెప్తా ఉంది. కాబట్టి దానిలో మనం అబ్జెక్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అది రాష్ట్రానికి రావాల్సిన హక్కు కాబట్టి తప్పకుండా అది మాట్లాడవలసిన అంశమే, చర్చించవలసిన అంశమే, అవసరమైతే మనం అందరం కలిసి కొట్టాడాల్సిన అంశం. కాబట్టి దాని మీద వివాదం వద్దు. సిఏఏ విషయంలో మటుకు మీరు కూడా మాట్లాడి మిమ్మల్ని ఎవరు వద్దంటున్నారండి? మీరు తప్పకుండా మాట్లాడండి, మీరు కూడా యాంపుల్ టైం తీసుకోండి, మంచిగా మాట్లాడండి, మీ వ్యూస్ మీరు చెప్పండి. అన్ని పార్టీల వ్యూ ప్రజల్లోకి పోతేనే ప్రజలు అంతిమ నిర్ణేతలు దేశంలో, ప్రజాస్వామ్యంలో. కాబట్టి అన్ని వ్యూస్ కూడా పోవాల్సిందే. మేము తప్పు చెప్తే మాకు శిక్ష విధిస్తారు,
మీరు తప్పు చెప్తే మీకు శిక్ష విధిస్తారు. కాబట్టి అంతిమ న్యాయ నిర్ణేతలు ఈ దేశంలో ఏ అంశం మీదనైనా ప్రజలు కాబట్టి మనం మాట్లాడదాం, మన వ్యూస్ చెప్పుదాం, మన పాలసీస్ చెప్పుదాం, అంతిమంగా ప్రజలు నిర్ణయించనేయండి. ప్రజాస్వామ్యం కాబట్టి దయచేసి వివాదానికి పోకుండా చక్కగా ఈ విషయంలో పోతే మంచిది. అందరం కూడా సహకరించుకొని ముందుకు పోదాం. దయచేసి గౌరవ సభ్యుల కదా విజ్ఞప్తి, సిఏఏ పైన మనం సపరేట్గా దినం కేటాయించుకుందాం అనుకున్నాం, టైం దాని మీద చర్చ వేరుంటుంది. ఈ రోజు మాత్రం గవర్నర్ అడ్రస్ పైన ధన్యవాదాలు తీర్మానం పైన మాట్లాడండి, సబ్జెక్ట్ డిబేట్ కాకండి. అక్బర్ సాబ్. मोहतरम स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी तफसील के साथ वजाहत की और मैं चीफ मिनिस्टर साहब से मुत्तफिक हूं कि हालात नाजुक हैं और हमको हालात को मामूल पर लाना है और इसके लिए हम कोई ऐसी बात न करें जिसके ज़रिए और हालात ख़राब होते। लेकिन उसके साथ ही साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं मेरी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मेरी जानिब से दिल्ली के फिसादात में मरने वाले वो मासूम हिंदुस्तानियों, चाहे वो मुसलमान हो या चाहे वो हिंदू हो, उनके अफराद ख़ानदान को मेरी तरफ से मैं ताज़ियत पेश करता हूँ और अपनी जानिब से हमदर्दी का इजहार करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह उनके घर वालों को सब्र दे और जो भी नुकसानात हुए हैं उन नुकसानात की पाजबाई के लिए दिल्ली की हुकूमत हो या मरकजी हुकूमत हो, उनसे भी मुतालबा करता हूं कि उनके मुतासरीन को जितनी हो सकती है, जैसी हो सकती है, मदद की जाए। और साथ ही साथ मैं ज़रूर ये भी कहूँगा गवर्नर के खुतबे पर आते हुए कि रियासत में जब असेंबली के इंतखाबात हुए तो इन इंतखाबात में अवाम ने अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया और तेलंगाना राष्ट्र समिति के काम को, उनकी कारकर्दगी को, उनके खिदमात को तस्लीम किया, कबूल किया और दोबारा 5 बरस तक हुकूमत करने के लिए एक गैर मामूली अक्सरियत से उनको कामयाबी दी। और यह कामयाबी सिर्फ इसलिए नहीं दी गई कि ज़बानी जमा खर्च हुई या वादे किए गए या ऐलानात किए गए। कामयाबी इसलिए दी गई कि तेलंगाना राष्ट्र समिति की हुकूमत ने चंद्रशेखर राव साहब की क़यादत में 5 साल में अवाम की खिदमत की, अवाम का काम किया और अवाम की तवक्कुआत पे कामयाब उतरे। और फिर उन इंतखाबात के बाद हालिया अरसे में पूरी रियासत में बल्दी इंतखाबात हुए और फिर से अवाम ने बल्दी इंतखाबात में टीआरएस को और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मैं कहूंगा कि एक गैर मामूली तारीख साज कामयाबी के जरिए अपने मुकम्मल एतमाद का दोबारा इजहार किया। और दूसरे भी जितने कोऑपरेटिव इंतखाबात हो या दूसरे जितने भी इंतखाबात हो, उन सारे इंतखाबात में कामयाबी देकर अवाम ने हुकूमत पर न सिर्फ अपने एतमाद का इजहार किया बल्कि और अच्छे से अच्छे काम की उम्मीद और तवक्को केसीआर साहब से वाबस्ता की। और मैं ये बात जरूर कहूंगा कि आवाम की वाबस्तगी के साथ साथ हमने भी अपनी वाबस्तगी की है केसीआर साहब के साथ कि वो भी हमारे भी मुतालबात को जरूर कबूल करेंगे और हमारे जो मुतालबात हैं उसको संजीदगी के साथ लेते हुए उसको अमल करेंगे। और मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि कई मसाइल हल हुए हैं जिसके लिए हुकूमत काबिल मुबारकबाद है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जामे निजामिया के ऑडिटोरियम की तामीर हो
या उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ देने का मामला हो, या अनीसुल गुरबा की जमीन देना और अनीसुल गुरबा के तामीर के लिए 20 करोड़ का फंड देना, या फिर दरगाह बरान शाह साहब क़िबला कि उस आराजी पर एक बड़ा एजुकेशन का और वुमेन एम्पावरमेंट के सेंटर के लिए 20 करोड़ की मंजूरी देना, या फिर इस्लामिक सेंटर के लिए 10 एकड़ आराजी को देना और वहां पे तामीर करवाना, औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करना, और फिर रंगारेड्डी में शहर हैदराबाद के जो लोग का इंतकाल होता है उनको दफन करने के लिए जगह नहीं थी तो फकीर मुल्ला के पास 34 एकड़ दी और 50 एकड़ देने का वादा किया और माबाकी जमीन भी देने का वादा किया। तो ये ऐसे इक़दामात है, काम है कि अक़लियतों का बजट। मुझे याद है कि जब मैं पहली मरतबा ऐवान असेंबली में आया था तो उस वक्त माइनॉरिटीज का बजट मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में 26 करोड़ था, फिर उसके बाद 32 करोड़, लेकिन केसीआर साहब के दौर में मुझे कहते हुए खुशी होती है कि माइनॉरिटी और अक़लियतों का बजट 2000 करोड़ तक पहुंचा, 2000 करोड़ के आगे तक गया। हां, यह भी एक हकीकत है कि 2000 करोड़ का ऐलान हुआ, लेकिन जो अमाउंट रिलीज हुआ वो 2000 करोड़ नहीं है हकीकत। तो मैं यही हक़ाइक़ को बताने के लिए कह रहा था कि डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, 15 फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशंस थे, इससे हमारे स्टेट का नुकसान हुआ। हमारे पास पैसा कम आया, ऐलानात करने के बावजूद भी उतना पैसा रिलीज नहीं किया जा सका। यह मैं बताना चाहता हूं। लेकिन बाज लोग जो जहालत में डूबे रहते हैं और उनकी आंखों पर सिर्फ नफरत का पर्दा होता है, वो लोग इस बात को समझना नहीं चाहते, हक़ाइक़ को तस्लीम करना नहीं चाहते कि आज मुल्क में और हमारी रियासत में हमारी इकॉनमी जो तबाह हुई है, इसकी जिम्मेदार डिमोनेटाइजेशन है, जीएसटी है और दूसरे ऐसे फैसले हैं जिसकी वजह से आज सारे मुल्क का जीडीपी गिरा है। जब सारे मुल्क का जीडीपी गिर रहा है इस तेजी के साथ, रुपये की कदर गिर रही है, तो उस ऐसे माहौल में मैं कहूंगा कि हमारी रियासत तेलंगाना काम कर रही है और इन हालात से डटकर मुकाबला कर रही है। और मैं कहूंगा कि मुल्क के हालात जितने बदतरीन हैं, इन हालात में बड़ी ताकत के साथ और बड़ी दूरंदेशी के साथ मुकाबला करते हुए अपनी रियासत को अगर हम बचाने में कामयाब हैं तो वो सिर्फ रियासत तेलंगाना है। केसीआर साहब के जरिए से हम आज हमारी इस रियासत के जीडीपी को तेजी से गिरने से बचा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पावर सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं, इरिगेशन में आगे बढ़ रहे हैं। मैंने बार बार मुतालबा किया था और अभी भी मुतालबा करूंगा कि कालेश्वरम के ताल्लुक से इरिगेशन के प्रोजेक्ट के लिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि आपने कहा कि एक रेजोल्यूशन लेंगे सीएए के खिलाफ, एनपीआर के खिलाफ। मैं आपसे कहूंगा कि आप एक रेजोल्यूशन लीजिए मरकजी हुकूमत से मुतालबा करते हुए कि कालेश्वरम को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया जाना चाहिए। यह इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, इसको देना चाहिए। इरिगेशन के मैदान में आज रियासत ने काम किया। रैतु बंधु के नाम पर किसानों के खोए हुए एतमाद को बहाल करने की कोशिश की गई, खुदकशियों को कम करने की कोशिश की गई। हां, यह भी जरूर है कि सारी खुदकशियों को कम नहीं किया जा सका, सिफर नहीं किया जा सका, लेकिन किसी हद तक कम तो किया जा सका। और इसकी वजह है कि इरिगेशन मिशन भागीरथ एक कामयाब, मैं कहूंगा कि तालाबों को बचाने का जो काम किया गया है और पानी पहुंचाने का काम किया गया है, ये सारे इक़दामात, ये सारे काम, ये कारकर्दगी थी जिसकी वजह से अवाम ने दोबारा इस हुकूमत पर अपने एतमाद का इजहार किया और इस हुकूमत को फिर से मौका दिया कि आप 5 बरस तक आप अवाम की खिदमत कर सकें। लेकिन मैं इसके साथ साथ यह भी जरूर कहूंगा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट हो, इरिगेशन के कामयाब प्रोजेक्ट्स हो, मिशन भागीरथ की कामयाबी हो, लेकिन उसके साथ साथ यह भी जरूर कहूंगा कि कृष्णा सेकेंड फेज और थर्ड फेज में मैंने तेलंगाना रियासत का वजूद आने से पहले
तेलंगाना के मुजाहिदीन, तेलंगाना के लिए जद्दोजहद करने वालों को बार बार ये कहते हुए सुना है कि हमारा हक है, ये पानी हमारा है, वहां जा रहा है, ये नौकरियां हमारी है, वहां जा रहे हैं। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि कृष्णा सेकेंड फेज में हैदराबाद का पानी है, हैदराबाद को दिया जाना चाहिए, लेकिन आज हैदराबाद का पानी हैदराबाद को नहीं दिया जा रहा है। आज पुराना शहर आज सूख रहा है, पानी का मसला है। आज इस मसले पर संजीदगी के साथ गौर करना है। मैं ये जरूर कहूंगा कि शहर हैदराबाद फैल रहा है, बढ़ रहा है, आबादियों में इजाफा हो रहा है, पेरिफेरल एरिया में आबादियां बढ़ रही हैं, हर किसी को पानी देना चाहिए। लेकिन पुराने शहर को सूखा रखकर, हमारे हलक को, हमको प्यासे रखकर दूसरों की प्यास बुझाना, यह इंसाफ नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि रियासती हुकूमत इस पानी के संगीन मसले पर जरूर गौर करेगी और पुराने शहर के इस मसले को हल करेगी, और अगर जरूरत पड़े तो एक मीटिंग बुलाकर जरूर इस ताल्लुक से गौर करेगी। सर, मैं आपसे यह भी कहूंगा कि पुराने शहर के कई मसाइल हैं और हैदराबाद के भी कई मसाइल हैं। इन मसाइल में चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट के ताल्लुक से कहा गया कि इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाएगा, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो प्रोजेक्ट आज तक भी मुकम्मल नहीं हुआ। नए ब्रिजेस डालने का नए पुल पर ऐलान किया गया और जीओ भी निकाला गया, लेकिन आज तक संगे बुनियाद नहीं, उसका काम नहीं हुआ। मैं हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि उन्होंने मूसी के ताल्लुक से भी कहा था कि मूसी को साफ किया जाएगा, लेकिन आज तक भी उसको साफ नहीं किया गया। मैं स्पीकर साहब आपके जरिए यह भी जरूर कहूंगा कि औकाफी जायदादें तबाह बर्बाद हो रही हैं और औकाफी जायदादों का तहफ्फुज नहीं हो रहा है। और मैं यह भी कहूंगा कि वो सारी जायदादें जो सेकंड सर्वे ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज में जिनकी निशानदेही की गई थी, उन प्रॉपर्टीज का तहफ्फुज करना है, लेकिन आज तक भी वो तहफ्फुज नहीं हुआ। मैं हुकूमत को याद दिलाना चाहता हूं कि अजमेर शरीफ में रुबात की तामीर का ऐलान किया गया, लेकिन आज तक वो भी पूरा नहीं हुआ। हज हाउस की बिल्डिंग के बाजू में जो इमारत है, सारे अखिलती इदारों को वहां लाने का ऐलान किया गया था, लेकिन आज तक भी उस पर अमलावारी नहीं हुई है। मैं हुकूमत से यह भी जरूर कहूंगा कि काबिल मुबारकबाद है हुकूमत जिन्होंने अइम्मा और मौज़नों के लिए माहाना तनख्वाह का ऐलान किया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के बाद। हमारा मुतालबा था, इसको कबूल किया, लेकिन 5-5 महीने तक नहीं दिया जा रहा है। और मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि हुकूमत और केसीआर साहब का शुक्रिया कि आपने मक्का मस्जिद के रेनोवेशन के लिए पैसे की मंजूरी दी, लेकिन वक्त गुजर चुका है, लेकिन आज तक भी मक्का मस्जिद के रेनोवेशन का काम बिल्कुल सुस्त रफ्तारी के साथ चल रहा है। हमने ये भी कहा कि रेजिडेंशियल स्कूल्स को रेगुलर स्टाफ और परमानेंट स्कूल्स बिल्डिंग बनाना चाहिए, लेकिन उस मुतालबे पर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मैं ये भी जरूर कहूंगा कि ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए फंड्स को रिलीज करना चाहिए। आज फंड्स के रिलीज नहीं होने की वजह से ओवरसीज स्कॉलरशिप में कई बच्चे परेशान हैं। और मैं याद दिलाना चाहूंगा कि हुकूमत ने ऐलान किया था कि 12% तहफ्फुज़ात दिए जाएंगे, लेकिन क्या हुआ 12% का? खैर, मैं ये भी जरूर कहूंगा कि वो जो तहफ्फुज़ात आंध्र प्रदेश में दिए जा रहे थे और आंध्र प्रदेश के टूटने के बाद, तेलंगाना वजूद में आने के बाद, वो तहफ्फुज़ात भी आज सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे दौरान है। हुकूमत को तवज्जो लेनी चाहिए और ये 4% तहफ्फुज़ात को बचाने के लिए जो भी काम करना है, जो भी इक़दामात करना है, वकलाओं से मशवरा, मीटिंग्स करना चाहिए, इसको सीरियसली लेना चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर ये तहफ्फुज़ात सुप्रीम कोर्ट से चले जाएंगे तो फिर मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। न सिर्फ मुसलमान का,
اس लापरवाही के लिए मुसलमान हुकूमत पर भी इल्जाम लगाएंगे कि इन्होंने इसकी सही हिफाजत नहीं की। मैं स्पीकर साहब आपके जरिए हुकूमत से यह मुतालबा करता हूं और याद भी दिलाना चाहता हूं कि आलेर में एनकाउंटर हुआ था और उस एनकाउंटर के बाद यह वादा किया गया था कि एक इंक्वायरी की कमेटी बनाई जाएगी, तहकीकात किए जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि कब वो इंक्वायरी खत्म होगी, कब उसकी रिपोर्ट टेबल होगी, कब उन मासूमों को इंसाफ मिलेगा और उन जालिमों को जो जिम्मेदार है उन मासूमों की जान लेने के लिए उनको कब सजा मिलेगी। मैं पूछना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस पर भी तवज्जो देंगे। मैं स्पीकर साहब आपके जरिए यह बात भी याद दिलाना चाहता हूं कि अंबरपेट में एक खाना मस्जिद को रोड की वाइडनिंग के नाम पर शहीद किया गया और चीफ मिनिस्टर साहब ने वादा किया था, मुझसे बोला था कि अकबर साहब हम बनाएंगे मस्जिद को, लेकिन आज तक भी एक खाना मस्जिद की तामीर नहीं हुई। मैं उम्मीद करता हूं और मुतालबा करता हूं कि उस एक खाना मस्जिद की मस्जिद की तामीर का काम का जल्द अज जल्द आप आगाज करें। मैं ये भी हुकूमत से कहूंगा कि आपने वादा किया था कि फलकनुमा जूनियर व डिग्री कॉलेज के लिए 20 करोड़ देंगे। उसके ताल्लुक से भी मैं जानना चाहता हूं कि फलकनुमा चंचलगुड़ा और किले गोलकुंडा का जियो निकला है, लेकिन बिल्डिंग की तामीर नहीं हुई है, वो कब होगी। और मैं ये भी जरूर कहूंगा कि शहर हैदराबाद के ताल्लुक से कि जीएचएमसी के रोड वाइडनिंग्स के कई वाइडनिंग्स 1970 से शुरू हुए हैं और आज तक भी जारी हैं, वाइडनिंग नहीं हुई है। और फिर चीफ मिनिस्टर साहब को यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि आपने वादा किया था कि पुराने शहर में मेट्रो आएगी, तो मेट्रो ट्रेन अब कब आएगी और कब उसके काम का आगाज होगा, इस ऐवान असेंबली में अगर उसका भी ऐलान करें तो मैं हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि यह पुराने शहर की तरक्की का मामला है और मेट्रो ट्रेन पुराने शहर में होनी चाहिए और आना चाहिए। मैं ये भी कहूंगा कि गोदावरी का जो पानी है उसको भी हैदराबाद में लाने के लिए और हुकूमत से मैं याद दिलाना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि 2 बेडरूम हाउसेस का कितना काम मुकम्मल हुआ, कितने 2 बेडरूम्स आप दिए हैं, लेकिन उस ताल्लुक से भी तफसीलात गवर्नर के खुतबे में नहीं किए गए। सिर्फ यह कहा गया कि 2 बेडरूम बनाए जा रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि कितने 2 बेडरूम बनाए गए हैं, कितने दिए गए हैं। और मैं एमएमटीएस फेज 2 वर्क जो अब तक नहीं हुआ है उसके ताल्लुक से भी जानना चाहूंगा कि वो काम भी कब होगा। और फिर स्पीकर साहब मैं ये भी जरूर कहूंगा कि शहर हैदराबाद में एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं, शहर हैदराबाद में पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो इस एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए, फुटपाथ को बनाने के लिए और फुट ओवर ब्रिजेस के लिए ये जो काम करना है और सेपरेट लेन बनाने का 2 व्हीलर्स के लिए मैं मुतालबा करता हूं और पेडेस्ट्रियंस के लिए फुटपाथ होना है, लेकिन यह काम भी आज तक नहीं हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह काम भी हुकूमत लेगी और इसके साथ साथ मैं हुकूमत को मुबारकबादी देना चाहता हूं कि बस्ती दवाखानों के जरिए एक इतना अच्छा काम हो रहा है कि बस्ती दवाखानों के जरिए बीमारों का इलाज हो रहा है, दवाएं मिल रही हैं और डायलिसिस के जो सेंटर्स जो स्टार्ट किए गए हैं इसके लिए भी मैं हुकूमत को मुबारकबादी देता हूं और मुतालबा करता हूं कि और डायलिसिस के सेंटर्स को पुराने शहर हैदराबाद और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी लाना चाहिए, उनको खोलना चाहिए। और केसीआर किट के लिए भी मैं हुकूमत को मुबारकबादी देता हूं और इसके साथ साथ ये मुतालबा करता हूं कि जितने भी टीचिंग हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेजेस के टीचिंग हॉस्पिटल्स है, उनको भी ये केसीआर किट के जरिए उनको भी ये डिलीवरीज की इजाजत दीजिए, जिसका हमने इससे पहले भी मुतालबा किया था, लेकिन उस मुतालबे पर गौर नहीं किया गया। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने ये जो मुतालबात सामने लाए हैं इस पर हुकूमत जरूर गौर करेगी। और मैं ये मुतालबा भी करूंगा कि आपको रमजान के फेस्टिवल के इंतजामात के सिलसिले में भी एक मीटिंग को बुलाइए और मैं हुकूमत से यह भी मुतालबा करूंगा
کہ ہر سال سمر آنے سے پہلے سمر کنٹینجنسی پلان بنایا جاتا تھا حیدرآباد کے لیے. انسروڈ ایریاز میں پانی پہنچانے کے لیے انتظامات کیے جاتے تھے. ایک حکومت سے میں مطالبہ کروں گا کہ میونسپل ایڈمنسٹریشن منسٹر سے مطالبہ کروں گا کہ وہ ایک میٹنگ بلائے اور اس میٹنگ کے ذریعے سمر کنٹینجنسی پلان اور ان گرما میں پانی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو بھی مؤثر اقدامات ہیں اس کو کریں. اور میں جب اگر بستی دواخانے کے لیے یا ڈائلسس سینٹرز کے لیے حکومت کی تعریف کرتا ہوں تو یہ بھی ضرور کہوں گا کہ اس حیدرآباد کی پہچان میں چار مینار ہے, ہمایت ساگر گنڈی پیٹ ہے اور پھر عثمان ساگر ہے, ہائی ٹیک سٹی ہے. تو اس شہر کی پہچان میں اور دو چیزیں ہیں جو مسلسل نظر انداز ہوتی رہی ہیں, اور وہ ایک سب سے بڑی چیز ہے تو وہ عثمانیہ ہاسپٹل ہے. عثمانیہ ہاسپٹل ہے اور وہ عثمانیہ ہاسپٹل آج گرنے پر آ گیا ہے. ہاسپٹل شفٹ ہو گیا ہے, وہاں پہ بہت ہی کم بیڈز چل رہے ہیں, وہ ہاسپٹل بند ہونے پر آ گیا ہے. حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ عثمانیہ ہاسپٹل کی بلڈنگ بنائیں گے. کب بنے گی عثمانیہ ہاسپٹل کی بلڈنگ؟ کب عثمانیہ ہاسپٹل اپنی وہ کھوئی ہوئی عظمت, وہ شان, وہ شوکت کی بحالی کو دیکھ سکے گا؟ عثمانیہ دواخانہ آج کھنڈر میں تبدیل ہو گیا. آج وہاں پر اتنے ہزاروں کا لوگوں کا, غریبوں کا علاج ہوتا تھا, لیکن نہیں ہو رہا ہے. اور جب عثمانیہ دواخانے کی بات کرتا ہوں تو اسپیکر صاحب, حیدرآباد کی ایک اور پہچان تھی اور ہے, میں کہوں گا وہ ہے عثمانیہ یونیورسٹی. عثمانیہ یونیورسٹی اپنے 100 سال منائے گی اور یہ یونیورسٹی وہی ہے مرکز جہاں سے علیحدہ تلنگانہ کی آواز اٹھی. یہ وہی مرکز ہے جہاں سے علیحدہ تلنگانہ کے لیے جدوجہد کا آغاز ہوا. یہ عثمانیہ یونیورسٹی وہی مرکز ہے جس نے تلنگانہ کے لیے اپنے جان کی بازی لگائی, اپنے جان کے نذرانے دیے, لیکن آج وہ عثمانیہ یونیورسٹی لاپرواہی کا شکار ہے. سینٹینری سیلیبریشن ہے. اگر آج حکومت اگر بیدار نہیں ہوگی اور حکومت عثمانیہ یونیورسٹی کے مسائل کو نہیں دے گی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یو جی سی کا ریکگنیشن آج خطرے میں ہے کہ عثمانیہ یونیورسٹی کے ویکنسیز کو اگر فل نہیں کریں گے, اگر آپ وہاں پہ فنڈز نہیں دیں گے تو پھر وہ بھی عثمانیہ دواخانے کی طرح ہو جائے گا. آج حیدرآباد کی بڑی بڑی نشانیاں آج کھنڈر میں تبدیل ہو رہی ہیں. سیکریٹریٹ آج خاموش ہے. عثمانیہ یونیورسٹی کا یہ حال ہے, عثمانیہ دواخانے کا یہ حال ہے. میں امید کروں گا کہ حکومت اس تعلق سے غور کرے گی اور جو فنڈز دینا ہے یونیورسٹی کو وہ الاٹ کرے گی. اور میں پھر اپنے تقریر کو ختم کرتے ہوئے میں یہ بات پھر سے یاد دلانا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ جی ایس ٹی سے کیا نقصانات ہوئے. سر, انٹروڈکشن آف جی ایس ٹی in July 2007 had adversely affected lakhs of small and petty businesses across the country. While thrusting the GST on the state, the BJP government had promised to provide compensations to the state for the loss of revenues on account of replacement of state taxes and GST. However, the central government has defaulted on the issue of compensation and it has denied rightful compensation of rupees 1,137 crore to Telangana state till now. Sir, however, 15th Finance Commission has reduced the state share of devolution of central taxes from 42% to 41%, sir. Sir, Telangana state share of central devolution has come down from 2.48% to 2.13%, and this has resulted in direct decrease of rupees 2,381 crore of central funds and to Telangana in the new financial year of 2020 and 21, sir. Sir, Honorable Speaker, sir, for almost 6 years now, Telangana government has been asking the central government to accord the national status to Kaleshwaram. I repeat this, which is nearing completion with a massive outlay of 1 lakh crore on the lines of similar status accorded to Polavaram project in neighboring Andhra Pradesh. Similarly, the state has been seeking special allocations totaling of 24,204 crores for central government from Mission Bhagiratha and Mission Kakatiya program, but not a single rupee has been provided so far, sir. Sir, Honorable Speaker, sir, the BJP government has been giving
stepmotherly treatment to Telangana state, though it is the most progressive state with relative higher human development indices and GDP growth rates in the last 6 years. Sir. So in fact, the central government is adopting discriminatory attitude towards all the southern states and showing partiality towards the Bimaru states in Hindi belt which perform very poorly in human development indices and GDP growth rates, sir. Sir, much harm is likely to be caused to the southern state, particularly Telangana, as the 15th Commission has adopted, sir. I urge the Chief Minister Saab to lead in fighting against the discriminatory policies of the BJP government which are eroding the autonomy of the state and causing a big dent in the federal structure of our polity, sir. So there is an economic slowdown in the country, sir, and I hope that we together will fight this slowdown and see that the state comes as a successful state, and we hope that we achieve the Bangaru Telangana which we dream of achieving, sir. So, Honorable Speaker, sir, Madam Governor has reiterated the Telangana's government and commitment to uphold the Ganga Jamuni Tehzeeb, which is a symbol of communal harmony and brotherhood in the state. We will extend our full cooperation to the government in its endeavor to uphold the unity among the people and protect the secular fabric of the state, sir. Sir, we hope and trust that the Chief Minister Saab will not tolerate the attempts by vested interest to disrupt the peace and communal harmony and will deal sternly with these elements, sir. So recently, we have seen what has been happening, sir. At the same time, sir, I would like, before concluding, sir, I would also like to bring your kind attention towards the coronavirus fear and the scare which is there in our country and I would say all over the world. सारी दुनिया में ये कोरोना वायरस का खौफ है, तो मैं स्पीकर साहब का, चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि बीएसी में इस ताल्लुक से भी बात हुई और तय हुआ कि हम इस पर भी बहस करेंगे, मुबाहिसा करेंगे और हुकूमत सारे इक़दामात जो कर रही है ये कोरोना वायरस को टैकल करने के लिए उसके ऊपर जो भी एहतियाती तदाबीर जो हुकूमत ने अडॉप्ट की है उसके तफसीलात भी आवाम के सामने लाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो भी आप जो बातें यहां पे आपके जरिए मैंने रखी हैं इस पर हुकूमत संजीदगी के साथ गौर करेगी और मैं फिर से कहूंगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हक की लड़ाई लड़ती है, लड़ती रहेगी और इस हक की लड़ाई में किसी से मरूब होने वाली नहीं है, किसी से डरने या घबराने वाली नहीं है, अपने हक को जरूर रखेगी, चाहे वो सीए हो, चाहे वो एनपीआर हो या एनआरसी हो, अपने हक को रखेगी और अपने बात को रखेगी और रखते हुए अवाम के लिए काम करेगी, उनके हक की लड़ाई लड़ते रहेगी। मैं स्पीकर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो मौका मुझे दिया है और चीफ मिनिस्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने सीएए, एनपीआर, एनआरसी पर एक मुकम्मल बहस का जो वादा किया है ऐवान में, इंशाअल्लाह जब वो बहस होगी तो बताऊंगा किस तरीके से दस्तूर की धज्जियां उड़ाई गई हैं, बताऊंगा कि किस तरीके से पार्लियामेंट को पीछे कर और इस कानून को आगे बढ़ा दिया गया, किस तरीके से गरीबों का नुकसान होगा, किस तरीके से आवाम को परेशान होना पड़ेगा इन कानून के जरिए। और उम्मीद करता हूं कि जो भी बातें हमने अपने इस इज़हार तशक्कुर के मोशन में उठाई हैं इस पर हुकूमत तवज्जो देगी और मैं गवर्नर साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये कहा है और जो मोशन जो हुकूमत की जानिब से जो मूव किया गया है इज़हार तशक्कुर का, इसकी तायीद करता हूं। शुक्रिया सर। गौरव सभ्य